हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और नए टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे जीएसटी पे, क्योंकि अभी 1 जुलाई 2022 को जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए पूरे 5 साल हो गए हैं। लेकिन आज भी जीएसटी को लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि जब से जीएसटी आई तब से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आज हम देखेंगे कि क्या सचमुच जीएसटी के आने से महंगाई बढ़ी। हम ये भी देखेंगे कि आखिर जीएसटी है क्या और वो कैसे वर्क करता है। तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे देश में टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है। तो जैसे अगर हमें टैक्स सिस्टम समझना है तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो है डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है और इनडायरेक्ट टैक्स। ये तो हमने बचपन से ही पढ़ा हुआ है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखिए इसमें डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जिस आदमी पे टैक्स लगाया अगर उसी से वसूल लिया तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे अगर कोई एक्स पर्सन है, इसी पे टैक्स लगाया और अगर वसूल भी से लिया तो उसे क्या कहेंगे? डायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में क्या होता है, एक आदमी होता है, उसकी कुछ सैलरी होती है, उस पर गवर्नमेंट क्या लगा देती है? कुछ टैक्स, और उसी को क्या कह देते हैं? इनकम टैक्स। तो एक्स से लिया और एक्स पे लगाया और एक्स से ही वसूल लिया तो उसे क्या कहेंगे? डायरेक्ट टैक्स। फिर है इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है कि लगाया किसी और पे लेकिन वसूला किसी और से। जैसे लगाया तो एक्स पे है लेकिन वसूल किससे किया? वाई से। तो अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स आखिर होता क्या है। देखिए जैसे ये एक मार्कर पेन है। अब जब ये फैक्ट्री में बन रहा होगा तो इसकी कीमत मान लेते हैं 10 रुपये की है, और जो इसका मालिक है जब इसे मार्केट में बेचने जाएगा तो इसमें कुछ वैल्यू एडिशन करके बेचेगा। भाई अगर 10 रुपये इसकी बनने में कॉस्ट आई है तो वो 10 रुपये में तो बेचेगा नहीं, तो वो इस पर कुछ अपनी वैल्यू एडिशन यानी अपना कुछ प्रॉफिट जोड़ता है। तो जैसे अब इसकी वैल्यू हो गई 15 रुपीज़। अब जैसे ही ये फैक्ट्री का मालिक इसे मार्केट में आगे किसी रिटेलर को बेचने जा रहा होगा तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहेगी कि देखिए भाई आपने यहाँ पे प्रोडक्शन किया है तो आप एक काम करिए, इसका 10% एक्साइज ड्यूटी हमें दे दीजिए। तो 15 का 10% कितना होगा? 1.5। तो यानी ये अब इस मार्कर की एक्चुअल वैल्यू कितनी हो गई? 16.5। और 16.5 में किसने खरीद लिया इसे? अब रिटेलर ने। तो जब रिटेलर किसी कस्टमर को बेचने जाएगा तो ये 16.5 में तो नहीं बेचेगा, ये इसमें अपना कुछ प्रॉफिट ऐड कर देगा। तो जैसे इसने अपना इसमें प्रॉफिट ऐड कर दिया 3.5 रुपये का, तो अब इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या हो गई? 20 रुपीज़। अब जैसे ही ये इस 20 रुपीज़ पे एक कस्टमर को बेचने जा रहा होगा तो वहाँ पे कौन आ जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट इससे कहेगी कि आप एक काम करिए, आप इस पर हमें 10% सेल्स टैक्स दे दीजिए। तो जैसे 10% कितना हुआ? 2 रुपीज़। तो अब फाइनली ये कस्टमर को कितने में मिला? 22 रुपीज़ में। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, जो गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाया है वो किस किस पे लगाया है? एक बार तो लगाया है जो इस मार्कर की कंपनी का मालिक होगा, फिर दूसरी बार गवर्नमेंट ने टैक्स किस पे लगाया? जो रिटेलर है। लेकिन आप देख रहे हैं अल्टीमेटली ये सारे टैक्सेस पे किसने किए हैं? कस्टमर ने। क्योंकि देखिए ये जो रिटेलर है या फिर फैक्ट्री का मालिक है, जितना इसने टैक्स पे किया है ये कोई इसने अपनी जेब से तो पे नहीं किया ना। इसने क्या किया है? जितना टैक्स पे किया उतना ही क्या करा? वैल्यू उसकी ऐड करके आगे बढ़ा दिया। तो आप देख रहे हो लगाया किस पे है? फैक्ट्री के मालिक पे और रिटेलर पे, लेकिन वसूला किससे है? कस्टमर से। क्योंकि गवर्नमेंट को जो रिटेलर होता है या फिर फैक्ट्री का मालिक होता है उसको कंट्रोल करना क्या होता है? आसान। लेकिन कस्टमर को गवर्नमेंट को कंट्रोल करना क्या होता है? मुश्किल। अब आप खुद सोचिए, जब कस्टमर अगर सरकार डायरेक्टली इससे वसूलेगी तो होगा क्या? जैसे ही इस दुकान पे जाएगा कस्टमर और जब उसे पता चलेगा कि 10 रुपये की कीमत मेरे तक आते आते कितने की हो गई है? 22 रुपये की, तो क्या लगता है आपको ये कस्टमर जो है वो लेगा ये सामान? नहीं लेगा। तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है? लगाया किसी और पे है लेकिन वसूला किससे है? कस्टमर से। तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स।
अब हम चलते हैं जो टैक्स सिस्टम को समझने का दूसरा तरीका है, वो कौन सा है। कुछ टैक्सेस होते हैं जो सेंट्रल लेवल पे लिए जाते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। कुछ टैक्सेस कौन लेता है, स्टेट गवर्नमेंट्स। और कुछ टैक्सेस कौन लेता है, जो लोकल बॉडीज़ होती है, जैसे म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह। तो आइए अब हम एक बार देख लेते हैं जो सेंट्रल लेवल पे जो टैक्सेस होते हैं, स्टेट लेवल पे टैक्सेस होते हैं, और जो लोकल लेवल पे। अब देखिए सेंट्रल में भी क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स भी। डायरेक्ट में कौन कौन से, एक होता है इनकम टैक्स जो कि इंडिविजुअल से वसूला जाता है, एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स दोनों एक ही जैसे हैं। जब इंडिविजुअल से वसूला जाता है तो उसे हम क्या देते हैं, इनकम टैक्स। जब कंपनी से वसूला जाता है उसे हम क्या देते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स। फिर तीसरा होता है कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स में क्या होता है, जैसे सपोज करिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और आपने उसको 5-10 साल बाद किसी को बेच दिया, तो इस ट्रांजैक्शन में जो आपको प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, एक टैक्स लेती है, और उसे ही क्या कहते हैं, कैपिटल गेन टैक्स। फिर चौथा होता है सिक्योरिटी ट्रांसफ़र टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। इसमें क्या होता है, जैसे आपने कोई शेयर्स खरीदे और फिर उसको बेच दिया, या फिर आपने म्यूचुअल फंड्स खरीदे और फिर उसको बेच दिया, तो इन ट्रांजैक्शन में जो टैक्स गवर्नमेंट लेती है उसे हम कहते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। और भी एक दो टैक्सेस होते हैं, बट हम मेन जो है वो हम देख रहे हैं। फिर ये तो हो गए डायरेक्ट टैक्सेस। फिर हम देख लेते हैं अब इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं। तो उसमें पहला जो होता है वो होता है एक्साइज ड्यूटी। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर पूरे कंट्री में कहीं भी कुछ प्रोडक्शन होता है तो उस पर टैक्स कौन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और उस टैक्स का नाम क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी, जिसे हिंदी में कहते हैं उत्पादन कर। फिर एक होता है सर्विस टैक्स। आपने कहीं किसी से कोई सर्विस ली है तो उस सर्विस के बदले आपको उसको क्या देना होगा, सर्विस टैक्स। फिर एक होता है कस्टम ड्यूटी, जैसे विदेशों से कोई सामान आया उस पर जो टैक्स लगता है उसे हम कहते हैं कस्टम ड्यूटी। फिर देखिए स्टेट लेवल पे कौन कौन से टैक्स होते हैं। तो स्टेट लेवल पे जो है वो ज़्यादातर टैक्स जो है वो मोस्टली इनडायरेक्ट ही होते हैं। डायरेक्ट टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा नहीं है उनके पास। तो पहला कौन सा इम्पॉर्टेंट टैक्स है इनका, सेल्स टैक्स। मतलब अगर आपने कोई चीज़ कहीं से खरीदी है तो उस पर आपको क्या देना होगा, सेल्स टैक्स, जिसे हम कहते हैं बिक्री कर। उसके बाद क्या होता है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी। देखिए पूरे इंडिया में कहीं भी कोई चीज़ का प्रोडक्शन होगा तो उस पर जो टैक्स लगाएगी वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। केवल दो चीज़ ऐसी हैं जिनकी एक्साइज ड्यूटी कौन कलेक्ट करता है, स्टेट गवर्नमेंट। कौन कौन सा, एक तो होता है लीकर यानी शराब पे, और दूसरा होता है जो अफीम होता है, जो अफीम का प्रोडक्शन होता है मेडिसिनल पर्पज़ के लिए, उसमें एक्साइज ड्यूटी कौन कलेक्ट करता है, स्टेट गवर्नमेंट। बाकी जितने भी जो प्रोडक्शन होगा पूरी कंट्री में उस पर कौन लेगा एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि देखिए जब जो ये शराब पे जो एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करने की बात आई थी तो स्टेट गवर्नमेंट अड़ गई थी कि हमारे रेवेन्यू का एक ये बहुत बड़ा हिस्सा है, तो हम इस पे जो है वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और इसीलिए आज भी जो स्टेट एक्साइज ड्यूटी है, मतलब जो शराब है, वो जीएसटी से बाहर है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि कौन कौन से टैक्सेस कहाँ कहाँ लगते हैं। अब ये लोकल लेवल क्या है, देखिए लोकल लेवल जब पंचायती सिस्टम आ गया था 1993 में और म्यूनसिपैलिटी सिस्टम आ गया था, तो जो स्टेट बहुत सारे टैक्सेस कलेक्ट किया करता था उसमें से इन्होंने कुछ टैक्सेस जो है वो इनको ट्रांसफ़र कर दिए कि आप लोग जो है इसमें से टैक्स वसूली। तो चलिए अब हम 1986 से पहले जो हमारे देश में सिस्टम चल रहा था उसको समझ लेते हैं एक बार। जो सिस्टम हमारे यहाँ 1986 से पहले चल रहा था उसको हम कहते थे सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन। तो देखिए इसमें क्या होता था, जैसे कोई ए पर्सन है वो मार्केट में गया और उसने कुछ 100 रुपये का रॉ मटेरियल ख़रीदा, यानी कि कच्चा माल, और 100 रुपये पे, अब देखिए यहाँ पे उसने कुछ ख़रीदा है तो उसको क्या देना पड़ेगा, सेल्स टैक्स। तो 100 रुपये पे 10% उसने क्या दिया, सेल्स टैक्स। तो 100 और प्लस 10 रुपये क्या हो गया, सेल्स टैक्स। तो यानी अब इस रॉ मटेरियल की वैल्यू कितनी हो गई, 110 रुपये। फिर इसने कुछ अपनी फैक्ट्री में लाके प्रोडक्शन किया
और जब प्रोडक्शन कर लिया तो इसने जो अपनी वैल्यू इसमें ऐड करी, मतलब उस पर जब कुछ काम किया होगा तो उसकी कुछ वैल्यू ऐड करी इसने, जिसे हम प्रॉफिट भी कह देते हैं। तो जैसे 110 रुपये की वैल्यू थी, फिर इसमें इसने क्या किया, 40 रुपये वैल्यू ऐड कर दी। तो अब इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी हो गई, 150 रुपये। अब जैसे ही ये ए जो है वो बी को बेचने जा रहा था, तो वहाँ पे कौन आ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन पे क्या लगता है, एक्साइज ड्यूटी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनसे कहा कि आप एक काम करिए, इस 150 रुपये पे हमको 10% क्या दे दीजिए, एक्साइज ड्यूटी। तो 150 पे 10% कितना हुआ, 15 रुपये। तो अब 15 रुपये इसने किसको दे दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और अब इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या हो गई, जो ए ने बी को जिस रेट पे दिया वो कितना हो गया, 165 रुपीज़। तो जब बी ने फाइनली ये कितने में ख़रीद लिया, 165 में। अब जब बी जो है वो सी को देने जा रहा है, यानी कि कस्टमर को, तो इसमें क्या हो रहा है, अब बी ने कहा कि देखिए मैंने ख़रीदा 165 रुपये में, तो मैं इसमें कुछ अपनी वैल्यू ऐड करूँगा और फाइनली मैं कितने बेचूँगा, 215 रुपये में। अब जैसे ही ये 215 रुपये में कस्टमर को देने जा रहा था, अब क्योंकि ये बेच रहा है तो वहाँ पे क्या लगेगा, सेल्स टैक्स। तो वहाँ पे कौन आ जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट कहेगी कि आप एक काम करिए, इस 215 रुपये पे 10% को हमको क्या दे दीजिए, सेल्स टैक्स। तो 215 का 10% होगा 21.5। तो टोटल जो फाइनल वैल्यू कस्टमर ने पे की है वो कितनी हो गई, 236.5। तो अब देखते हैं कि इस सिस्टम में क्या बुराई थी जिसकी वजह से हमें वैट के सिस्टम पे जाना पड़ा। अब आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में इसने कोई रॉ मटेरियल खरीदा और इसने 10% क्या कर दिया, टैक्स पे। तो इसने यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई, 110 रुपये। अब देखिए इसने दूसरे स्टेप में क्या किया है, यहाँ पे ये क्या था, एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 100 रुपीज़, लेकिन इसने टैक्स कितना पे किया, 10 रुपये। और उस 10 को भी इसने किस में ही ऐड कर दिया, जो वैल्यू थी। अब यहाँ पे आया ये, इसने कुछ अपनी वैल्यू एडिशन करी और उसके बाद उसकी वैल्यू हो गई 150 रुपये। अब यहाँ पे इसने क्या क्या करा कि इसने फिर से 150 रुपये कितना टैक्स दिया, 10%। लेकिन यहाँ पे जो इसने 10% टैक्स दिया है वो इसने इस 10 रुपीज़ पे भी तो दिया है ना। यहाँ पे आप जो सेल्स टैक्स लगा था वो इसने ए ने क्या किया, अपने उसे खर्चे में जोड़ दिया। तो जब दोबारा से टैक्स लगा ये 10%, ये किस पे लगा, इस 10 रुपीज़ पे भी लगा। और जब ये वाला 10% टैक्स लगा वो किस पे लगा, इस पे भी लगा और इस पे भी। मतलब जो हमारी वस्तु है उस पे तो हम टैक्स लगा ही रहे हैं, लेकिन जो टैक्स है हम उस पे भी टैक्स लगा रहे हैं। यानी इस जो सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन था उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि हम टैक्स पे टैक्स लगा रहे थे। इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, कैस्केडिंग इफेक्ट। अब देखिए इसको सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन क्यों कहते हैं इस सिस्टम को। देखिए यहाँ पे जैसे ही प्रोडक्शन हो रहा था और यहाँ पे कौन आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इससे सिर्फ इस स्टेज पे टैक्स लगेगा सिर्फ उसके बारे में पूछेगी। पहले कुछ लगा है या नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है। इसके आगे कुछ लगेगा या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ एक ही स्टेज पे टैक्स की बात हो रही है, उसके पहले लगा है या नहीं लगा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि वैट सिस्टम कैसे काम करता है। देखिए वैट सिस्टम में क्या है, वैसे ही लेते हैं, एक पर्सन है ए, वो मार्केट में गया, उसने 100 रुपये क्या खरीदा, रॉ मटेरियल, उसके ऊपर 10% उसने क्या दिया, सेल्स टैक्स। तो अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 110 रुपये। अब जब उसने उस पर प्रोडक्शन कर लिया उसके बाद इसने कुछ वैल्यू ऐड करी, कितने की, 40 की। तो अब देखिए जो 110 रुपये यहाँ पे है उसे मैं कैसे लिख रहा हूँ, 100 + 10। और ये 10 क्या है, ये 10 वो है जो यहाँ पे जो सेल्स टैक्स है 10 रुपये का, उसको हमने क्या कर लिया है, अलग से लिख लिया है। और इसे हम क्या कह देते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्योंकि देखिए ये वाला टैक्स हम कहाँ पे पे कर चुके हैं, ऑलरेडी यहाँ पे पहले वाले स्टेप में। तो इसीलिए हम क्या कह देते हैं, इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट। और यहाँ पे इसको काउंट नहीं करेंगे। फिर हमने जब 40 रुपये ऐड करी तो अब इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 140। अब जैसे ही ये बी को बेचने जा रहा होगा तो यहाँ पे कौन आ जाएगा,
सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहेगी कि देखिए आपने यहाँ पे किया है प्रोडक्शन, तो आप एक काम करिए, इस 140 पे हमें कितना टैक्स दीजिए, 10% एक्साइज ड्यूटी। अब 140 का कितना होगा 10%, 14 रुपीज़। तो जब बी ने अब ए से कितने रुपए में खरीदेगा फाइनली, 100 प्लस 40 प्लस 14 रुपये, कितना हो गया 154। ये 10 क्या हो गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि हम इसे पहले स्टेप में क्या दे चुके हैं, टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके हैं। अब जो ये ये वाला है जो 14 रुपीज़, इसको हम कहते हैं OTL, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। अब देखिए वैट का सिंपल सा मतलब क्या होता है, वैट का मतलब होता है OTL माइनस ITC, मतलब OTL आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब देखिए यहाँ पे जो उसकी आउटपुट वैल्यू, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आई है वो कितनी आई है 14 रुपीज़, और 10 रुपीज़ वो पहले ही दे चुका है। तो अब इस वाली स्टेज में ये कितना एक्साइज ड्यूटी पे करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो देखिए 14 वो इसकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है और 10 क्या है यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अब इस वाले स्टेज में ये कितना पे करेगा, सिर्फ 4 रुपये, क्योंकि 10 रुपीज़ तो क्या हुआ है पहले ही पे चुका है। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। फिर अब अगले स्टेप में आ जाते हैं। जब बी ने ये ए से कितने में खरीद लिया है 154 में, तो अब हम 154 को कैसे लिखेंगे 140, और जो यहाँ पे 40 है जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी थी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। और इसके बाद बी ये कहेगा कि अगर अब मैं ए को बेचने जा रहा हूँ, सी को बेचने जा रहा हूँ, तो अब इसमें मैं अपनी कुछ वैल्यू एडिशन करूँगा, तो 140 प्लस 50, तो अब एक्चुअल वैल्यू कितनी हो गई 190। और जैसे ही ये कस्टमर को बेचने जा रहा होगा तो कौन आ जाएगा वहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट कहेगी कि देखिए आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी है 140 प्लस 50 यानी 190। अब उस 190 पे आप हमें टैक्स दीजिए 10% सेल्स टैक्स, तो वो कितना होगा 19। तो अब जो कस्टमर है वो इसे कितने रुपए में खरीदेगा 140 प्लस 50 प्लस 19, तो कितना हो गया 209। और अब ये जो 19 है ये क्या हो जाएगा इसमें OTL आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। तो अब इस वाले स्टेज में ये कितना रुपए टैक्स पे करेगा, तो देखिए आप यहाँ पे वैट कितना होगा 19 आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है और इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है 14, मतलब 14 रुपये पहले ही पे किया जा चुका है। तो अब ये कितना हो जाएगा 5 रुपीज़। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं इस वाले स्टेज में जो पहला वाला प्री 96 है, इसमें फर्स्ट स्टेप पे कितना गवर्नमेंट को टैक्स पे किया गया 10 रुपीज़, दूसरे में 15 और तीसरे में 21.5। तो प्री 96 गवर्नमेंट को कितना पे किया जा रहा था 46.5। और अब इस वाले स्टेप में देख लेते हैं, इस वाले वैट सिस्टम में पहले स्टेप पे कितना पे किया सेम ही 10 रुपये, दूसरे स्टेप पे कितना पे किया, अब क्योंकि 10 ये हम पहले ही वाले स्टेज पे कर चुके हैं और यहाँ पे आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी हमारी कितनी है 14, तो 14 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 रुपीज़। फिर अब तीसरे वाले स्टेज में देख लेते हैं, तीसरे वाले स्टेज में जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है वो कितनी है 19 और इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है 14, तो ये अब कितना पे करेगा 5 रुपीज़। यानी अब क्या है 10 प्लस 4 प्लस 5, ये कितना हो गया 19 रुपीज़। तो प्री 1986 गवर्नमेंट के खाते में कितने जा रहे थे 46.5 रुपीज़, और जब से वैट सिस्टम आया तब से गवर्नमेंट के खाते में कितना जा रहा है 19 रुपीज़। यानी जो गवर्नमेंट को 27.5 रुपीज़ का जो लॉस हो रहा है वो किसे फ़ायदा पहुंचा रहा है कस्टमर, यानी कि हमें। यहाँ पे एक चीज़ मिल रही थी हमको 236.5 रुपीज़ में और अब कितने मिल रही है 209 में, तो यानी किसे फ़ायदा हो रहा है कस्टमर को। तो अब आप देखिए जो लोग कहते हैं कि और अभी GST नहीं आया, अभी सिर्फ क्या है वैट है। वैट जो है वो GST का छोटा भाई है, जब वैट जो है वो मैच्योर हो जाता है उसे हम कहते हैं GST। तो अब आप देखिए जो पहले वाला सिस्टम था और जब से वैट आया है
तो आप बताइए जो चीज़ों जो कस्टमर को कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है इस वाली कंडीशन में, जब 100 रुपये का मटेरियल चला था अपने प्रोडक्शन से और अंत में कस्टमर तक आते आते वो कितने का हो गया 236.5 का और यहाँ पे 209 का। तो अब जो लोग कहते हैं कि जीएसटी के आने से महंगाई हो गई है, तो आप लोग खुद बताइए कि 209 और 236.5 कौन सा कम है। तो इसका मतलब जो लोग कहते हैं कि जीएसटी के आने से महंगाई हो गई है तो वो एकदम गलत है। होता क्या है, जैसे जब जीएसटी आया तो सब लोग कहने लग गए कि पहले 12 रुपये होता था और अब गवर्नमेंट बर्बाद कर देगी, 18% जीएसटी ले रही है। वो 12% जो बात करते थे वो कहाँ पे बात करते थे, जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट पे। और जो अब 18% जो टैक्स लग रहा है वो क्या है, वो टोटल है। वो 12% से पहले और भी तो एक्साइज ड्यूटी भी पे कर चुका है, सेल्स टैक्स भी पे कर चुका है, लेकिन हम बात कहाँ करते हैं, सिर्फ जो आखिरी स्टेज पे हम टैक्स लेते थे। तो जीएसटी के पहले अगर कोई चीज़ मान के चलिए अब 12% में भी बिक रही है और जीएसटी के बाद कोई चीज़ 18% में बिक रही है, तो भी वो 18% क्या होगा, 12% से कम ही होगा। तो अब आप लोगों के दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि अगर गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है तो गवर्नमेंट ये सिस्टम लाई क्यों। तो देखिए दो चीज़ें हैं, गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है एक इंडिविजुअल आइटम पे, लेकिन अगर आप ओवरऑल सिचुएशन देखोगे तो गवर्नमेंट का क्या हो रहा है, टैक्स बेस बढ़ रहा है और टैक्स कलेक्शन भी बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, आप देखिए यहाँ पे जैसे ए है, फिर बी है और फिर सी है। अब देखिए ए ने कितना पे कर दिया था, 10 रुपये टैक्स, और ए ने ये पे कर दिया था, इसीलिए जो बी पे कितना टैक्स बैठ रहा था 14, लेकिन वो अल्टीमेटली कितना दे रहा है 14 - 10। यानी जब तक ये वाला अपना 10 रुपीज़ पे नहीं करेगा टैक्स, तो इसे जो ये फ़ायदा मिलना है 10 रुपये का वो नहीं मिलेगा। तो बी क्या करेगा, इसको कहेगा कि आप अपना टैक्स पे करो तभी हमको क्या मिलेगा, टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। और इसी तरह सी इसको कहेगा कि भाई आप अपना टैक्स पे करो तभी तो मैं ये 19 में से जो 14 रुपये आप पे कर लोगे तभी तो मैं 5 रुपये पे करूँगा। तो ये क्या हो रहा है, इससे क्या होगा, सी जो है वो बी को मोटिवेट करेगा टैक्स देने के लिए और बी क्या करेगा, ए को। तो ये क्या बन जाता है, एक चेन से बन जाती है और इसी को हम कहते हैं इंटरलॉकिंग इंसेंटिव। मतलब सी को अगर बी को फ़ायदा उठाना है टैक्स क्रेडिट का तो ए को ये कहेगा कि आप अपना टैक्स पे करिए, और सी को फ़ायदा उठाना है तो वो बी को कहेगा कि भाई आप अपना टैक्स पे करो तभी हम क्या करेंगे, अपने यहाँ का जो टैक्स पे है उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, ओवरऑल जो है वो गवर्नमेंट का टैक्स बेस बढ़ता गया और ओवरऑल जो उसको टैक्स कलेक्शन होता रहा वो बढ़ता रहा। पूरी दुनिया में जहाँ भी वैट लागू हुआ है, आप कहीं भी की भी स्टडी करके उठा के देख लीजिए, जब से उन्होंने वैट लागू किया है तब से उनके यहाँ पे क्या हुआ है, टैक्स कलेक्शन बढ़ा ही है। क्योंकि आपने यहाँ पे क्या कर रहे थे, आप यहाँ पे टैक्स लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, टैक्स पे टैक्स नहीं लग रहा है। यहाँ पे हो क्या रहा है, अब आप देखिए यहाँ पे इसने कितनी वैल्यू ऐड करी थी 40 रुपीज़ की एक्चुअल में, और ये 10 क्या था, ये तो पहले ही स्टेप पे टैक्स पे किया जा चुका है। तो इसने कितनी वैल्यू ऐड करी 40, और 40 का 10% कितना होता है 4। तो इसने कितना टैक्स दिया 4, और जो लास्ट वाला स्टेप में इसने जो अपनी एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी ऐड करी 50 रुपीज़, और इसने टैक्स कितना पे किया है 10%। तो 50 का 10% कितना हो गया 5 रुपीज़। तो ये क्या कर रहा है, जितनी वैल्यू ऐड कर रहा है सिर्फ उसी का क्या दे रहा है, टैक्स। और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, वैट को वैल्यू एडेड टैक्स। मतलब जितनी वैल्यू ऐड करी सिर्फ उसी पे टैक्स, ना कि जो टैक्स है उस पे टैक्स दें। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो लोग कहते हैं कि जीएसटी के आने से महंगाई बढ़ी है वो एकदम गलत है। और अभी तो जीएसटी आया ही नहीं है, अभी तो हमने क्या है, सिर्फ वैट देखा है। तो अब देखिए 1986 तक आते आते गवर्नमेंट को ये समझ में आ चुका था कि अब हमें कौन से प्रिंसिपल पे काम करना है, वैट प्रिंसिपल पे। और जब वैट प्रिंसिपल पे उन्हें काम करना था तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो एक्साइज ड्यूटी होती थी इस पे वैट प्रिंसिपल लगाया। तो वैट प्रिंसिपल के आने से क्या हुआ, जो कैस्केडिंग एक्साइज ड्यूटी में हुआ करती थी वो खत्म हो गई। और जब वो खत्म हो गई तो इस एक्साइज ड्यूटी का उन्होंने क्या नाम दे दिया,
मॉड वेट, मॉड वेट का मतलब मॉडिफाइड वेट। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम पहले ये देख लेते हैं कि जो एक्साइज ड्यूटी होती है उसमें कैस्केडिंग कैसे होती है। तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए एक कार कंपनी है मारुति। अब देखिए दुनिया में जितनी भी कार कंपनीज होती हैं वो अपने स्पेयर पार्ट्स खुद तो बनाती नहीं है, वो क्या करती है, अलग अलग कंपनी से क्या कर लेती है, एग्रीमेंट्स। जैसे किसी से क्या एग्रीमेंट कर लिया कि आप मुझे टायर बना के दीजिए, इसी तरह किसी से कह दिया आप मुझे लाइट्स बना के दीजिए। तो इस तरह क्या हो रहा है, ये जो सारी कंपनीज हैं वो क्या कर रही हैं अपने यहाँ पे प्रोडक्शन, तो वो क्या दे रही हैं अपने यहाँ पे सभी एक्साइज ड्यूटी। और फाइनली जब ये स्पेयर पार्ट्स मारुति कंपनी के पास आते हैं तो वो क्या बना देती है, एक कार। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, प्रोडक्शन, तो यहाँ पे भी मारुति कंपनी क्या देगी, एक्साइज ड्यूटी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्साइज ड्यूटी पे क्या हो रहा है, एक्साइज ड्यूटी। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, कैस्केडिंग। अब जब वैट प्रिंसिपल इस पे लागू किया तो देखिए सपोज करिए जो ये सारी कंपनीज हैं इन्होंने सबने मिलके मान लेते हैं 10,000 रुपीज़ एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट को पे कर दिया। फिर जब मारुति कंपनी ने कार बनाया तो वो क्या करेगी, इस 10,000 पे 10% और टैक्स पे कर देगी। तो इस पे 10% कितना होगा, 1,000, यानी कि मारुति कंपनी अब कितना पे करेगी गवर्नमेंट को, 11,000। पर लेकिन अब क्योंकि वैट प्रिंसिपल में हम समझ चुके हैं कि जो ये पहले टैक्स पे किया गया जा चुका है उसे हम क्या कह देते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, और जो अभी मारुति को जो पे करना है उसे हम क्या कह देते हैं, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। तो इस वाली स्टेज में जब मारुति कंपनी जो है टैक्स पे करने जाएगी गवर्नमेंट को तो वो कितना पे करेगी, 11,000 माइनस 10,000, यानी सिर्फ 1,000 रुपये। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, 1994 में सर्विस टैक्स आ गया। अब जब गवर्नमेंट ने देखा कि जैसे कैस्केडिंग एक्साइज ड्यूटी में हो रही है वैसे ही कैस्केडिंग किस में हो रही थी, सर्विस टैक्स में, तो जब उस सर्विस टैक्स में वैट प्रिंसिपल लगाया तो उसे ही जो मॉड वैट चल रहा था उसे अब हम क्या कहने लग गए, सेन वैट। और सेन वैट में क्या हो रहा था कि जो एक्साइज ड्यूटी थी उसमें भी अब इनपुट क्रेडिट मिलने लग गया था और सर्विस टैक्स में भी, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा था, सिर्फ एक्साइज ड्यूटी में क्या मिल रहा था, इनपुट क्रेडिट। तो इस तरह से जब गवर्नमेंट ने अपने यहाँ पे जो टैक्सेस थे उनमें वैट प्रिंसिपल लगाया और उन्हें बहुत सारा क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। तो इसके बाद वो गए राज्य सरकारों के पास, स्टेट गवर्नमेंट्स, और उन्होंने कहा देखिए भाई अब आप लोग भी तो अपने यहाँ पे सुधार करिए, और जो आप अपने यहाँ पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी लेते हो उसमें, और जो आप लेते हो सेल्स टैक्स, इसमें जो कैस्केडिंग हो रही है आप उसको भी ख़त्म करिए। तो आइए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सेल्स टैक्स में कैसे कैस्केडिंग होती है। तो ये तो बहुत इजी है, जैसे कोई प्रोड्यूसर है उसने किसी से क्या खरीदा, रॉ मटेरियल, तो उसने क्या दिया यहाँ पे, सेल्स टैक्स। फिर प्रोड्यूसर ने आगे माल बेचा किसको, होलसेलर को, तो वहाँ पे भी क्या पे किया, सेल्स टैक्स। फिर रिटेलर को, तो वहाँ पे भी सेल्स टैक्स। फिर फाइनली कस्टमर को, और वहाँ पे भी क्या हुआ, सेल्स टैक्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, सेल्स टैक्स पे क्या लग रहा था, सेल्स टैक्स। तो इस तरह से यहाँ पे कैस्केडिंग हो रही थी। फिर जो स्टेट एक्साइज ड्यूटी है, मतलब जो शराब पे लगने वाला टैक्स है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब मारुति वाले केस में हमने देखा था तो मल्टी स्टेज पे क्या हो रहा था, प्रोडक्शन। लेकिन जब एक शराब बनती है वो जनरली सारा जो उसको प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे हो जाता है, एक ही फैक्ट्री में। तो जो स्टेट एक्साइज ड्यूटी थी उसमें वैसे तो इतनी कैस्केडिंग थी नहीं, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी वो भी नहीं मानी इसके लिए स्टेट एक्साइज ड्यूटी पे, और वो मानी नहीं, इसीलिए आज भी क्या है, शराब जो है वो जीएसटी में नहीं आता है। अब जब स्टेट सेल्स टैक्स की बात आई तो स्टेट्स ने कहा कि देखिए भाई अगर हम सेल्स टैक्स पे जो है अपने यहाँ पे वैट प्रिंसिपल लगाएंगे तो हमारे यहाँ पे हमको क्या होगा, बहुत सारा लॉस होगा रेवेन्यू में। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप एक काम करिए, आप जहाँ जहाँ लगा सकते हैं वहाँ लगाइए, और अगर आपको कुछ नुकसान होगा रेवेन्यू में तो उसके लिए अगले 2 साल तक हम आपको कंपनसेशन देंगे। तो तब जाके जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने अपने यहाँ पे सेल्स टैक्स पे क्या लगाया, वैट प्रिंसिपल, और इसीलिए आगे जाके इसे क्या कहा जाने लगा, वैट। तो जब 2 साल कंप्लीट हो गए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सिर्फ 2 या 3 ही स्टेट गए कंपनसेशन के लिए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था जहाँ जहाँ वैट लगता है वहाँ पे क्या होता है, जो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू है वो बढ़ जाता है।
तो यहाँ पे भी यही हुआ, तो सिर्फ 2 या 3 स्टेट ही गए और फिर धीमे धीमे उन स्टेट्स को भी फ़ायदा होने लग गया। तो अब 2017 तक आते आते हमारे जो जितना भी पूरे देश में क्या वर्क कर रहा था टैक्स सिस्टम, एक तो लगता था सैनवेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी, और एक लगता था वैट जो कौन लेता था, स्टेट गवर्नमेंट्स। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे यहाँ पे जीएसटी की ज़रूरत आखिर पड़ी क्यों। जब वैट इतने अच्छे से काम कर रहा था फिर जीएसटी की ज़रूरत पड़ी क्यों। तो देखिए जो पहला रीज़न था वो था एंट्री टैक्स एंड ऑक्ट्रॉय टैक्स। तो देखिए पहले क्या होता था, जैसे कोई एक ट्रक है, अगर उसको दिल्ली से चलना है और दिल्ली से उसे अपना कहीं माल बेचना है, मान लेते हैं कन्याकुमारी में, तो अगर जैसे किसी ट्रक को जो है वो कन्याकुमारी पहुंचना है तो बीच में जितने भी स्टेट्स आएंगे, मान लेते हैं 3 स्टेट आए, तो उसने क्या किया, हर स्टेट की एंट्री पे क्या दिया, एंट्री टैक्स। प्लस यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे बहुत जब वो किसी स्टेट की एंट्री पहुँचता था तो जब वहाँ पे जो टोल प्लाजाज होते थे उस पर बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी होती ट्रकों की, तो उसकी वजह से क्या होता था, यहाँ पे बहुत सारा टाइम भी वेस्ट होता था। फिर अगले पे आए वहाँ भी एंट्री टैक्स, फिर वहाँ भी और फिर वहाँ भी। तो इससे क्या होता था, जो चीज़ यहाँ से चली तो वो जगह जगह एंट्री टैक्स पे करता हुआ आ रहा है, तो उससे क्या होता था, चीज़ें जो है वो महंगी होती जाती थी। दूसरा क्या होता था, यहाँ से टाइम क्या लगता था, बहुत ज़्यादा लगता था, तो इससे क्या होता था, जो ये मूवमेंट होता था ओवरऑल वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता था। जैसे अगर नॉर्मल उसको यहाँ पहुँचने में अगर 10 दिन लगते हैं, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में जब वो सारी जगह टैक्स पे करता हुआ आएगा तो कितने दिन लगेंगे, 15, क्योंकि उसका बहुत सारा टाइम क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो इस तरह से ये दिक्कत होती। और अगर बीच में कहीं किसी नगर पालिका ने मन बना लिया कि अब हम भी टैक्स लेंगे, तो वो लोग क्या करते थे, जगह जगह पत्थर लगा के लोग बैठ जाते थे और वो क्या लेते थे, टैक्स लेते थे, तो फिर और ज़्यादा महंगाई हो जाती थी। तो एक तो रीज़न हो गया एंट्री टैक्स और ऑक्ट्रॉय टैक्स। दूसरा अब समझते हैं हम, जो हमारे यहाँ पे स्टेट्स थे जीएसटी से पहले, वो क्या करते थे, अलग अलग वैट रेट्स रहते थे उनके। तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होता था, जैसे समझिए आप एक आदमी है दिल्ली में और एक आदमी है, तो जैसे दिल्ली जो गवर्नमेंट है वो कितना वैट लेती है, अगर 12%, और ये कितना लेती है, 14%। तो जैसे अगर यूपी के किसी आदमी को मन हुआ कि मैं चलो एक कार खरीद लेता हूँ, तो क्या वो यूपी से खरीदेगा, जो बिल्कुल दिल्ली के आसपास वाले इलाकों में होगा, वो तो बिल्कुल यूपी से नहीं लेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 14% वैट है और यहाँ पे 12%। अब आपको लग रहा होगा कि 2% में क्या होता है, तो देखिए जैसे अगर एक आदमी ने 15 लाख रुपए की कार खरीदी और वो यूपी से खरीद रहा है, तो यूपी में कितना परसेंट वैट है, 14%। तो वो कितने रुपए पे करेगा वैट में, 2,10,000 रुपये। और वही कार अगर जो है दिल्ली से खरीदेगा तो कितना पे करेगा, 12%, यानी कि 1,80,000। तो उसे यूपी से कार खरीदने में कितना लॉस हो रहा है, 30,000 का। तो फिर अगर जो दिल्ली से सटे हुए इलाकों के यूपी के लोग हैं वो क्या करेंगे, भाई अगर एक दिन में जाके उसके अगर 30,000 रुपये बच रहे हैं तो वो क्यों ना यूपी से कार ले। वो कहाँ से कार लेगा, दिल्ली से ही। तो इससे क्या होगा, दिल्ली के लोगों को जो है वो फ़ायदा हो रहा है और यूपी को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो वैट उसको मिलना था वो कहाँ मिल रहा है, दिल्ली में। तो इससे एक तो ये दिक्कत आ रही थी, दूसरी ये भी आ रही थी, जैसे आज़ादी के बाद जैसे गुजरात थे, महाराष्ट्र थे, ये क्या थे, अमीर स्टेट थे। तो इन्होंने क्या किया कि अपना वैट जो है वो जानबूझ के क्या कर लिया, कम कर लिया, क्योंकि ये अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, वहाँ पे क्या था, वो लोग पहले से ही गरीब स्टेट थे, फिर वहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा थी, तो वो लोग क्या करते थे, अपने वैट को थोड़ा सा हाई करना पड़ता था उनको, ताकि उनके पास ज़्यादा कलेक्शन आ सके। तो इस बात का फ़ायदा उठा के जो सारी कंपनियां होती थी वो क्या करती थी, जहाँ पे टैक्स कम होता था वहीं पे चली जाती थी। तो इससे क्या होता था, जो अलग अलग स्टेट्स थे उनमें जो है वो बहुत डिफरेंस आता रहा, कुछ अमीर बनते गए और कुछ गरीब बनते गए। तो अब देखिए जब वैट आया था तो उसने जो सेंट्रल लेवल पे लगने वाले टैक्सेस थे उसमें कैस्केडिंग ख़त्म कर दी थी, और जो स्टेट लेवल पे टैक्सेस लगने वाले थे उनमें भी कैस्केडिंग ख़त्म कर दी थी। लेकिन अभी तक भारत में जीएसटी के आने से पहले कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं था जिससे स्टेट्स और सेंट्रल के बीच में क्या हो, कोऑर्डिनेशन हो, और वो क्या करें, आपस में टैक्स क्रेडिट को शेयर करें। तो देखिए होता क्या था, जैसे कोई एक चीज़ बनी कहीं भी इंडिया में, तो उस पर जो है सेंट्रल क्या कलेक्ट करता था, सेनवेट यानी एक्साइज ड्यूटी। और फिर जब वो चीज़ आगे जाके राज्य में बिकती थी तो वहाँ पे राज्य क्या लेते थे, सेल्स टैक्स।
तो देखिए जो यहाँ पे जो क्रेडिट मिलता था वो यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होता था, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रही थी, कैस्केडिंग। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई चीज़ है 100 रुपये की बनी, वो उस पर जो 10% क्या ले लिया गया, एक्साइज ड्यूटी यानी कि सेन वैट, तो वो कितने की हो गई, 110 रुपये की। फिर वही 110 रुपये जब राज्य में आई तो मान के चलिए उस पर जो है उसने 40 रुपये जो है वो वैल्यू एडिशन कर दिया, तो यानी 150 रुपये हो गया। और जब वो आगे बेचेगा तो वो वहाँ पे क्या लेगा, 10% सेल्स टैक्स, तो यानी 165 रुपये। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जो ये 10% सेल्स टैक्स लग रहा है वो किस पे लग रहा है, वो 10% एक्साइज ड्यूटी पे भी लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, कैस्केडिंग। तो बाकी सारी कैस्केडिंग तो ख़त्म हो चुकी थी, सिर्फ यही बची थी एक, इसको ख़त्म करना था। फिर चौथी क्या है, जो स्टेट एक्साइज ड्यूटी है, यानी कि जो शराब पे जो कर लगता है वो, और फिर आगे वो जब शराब राज्य में बिकती है तो उस पर क्या लगता है, वैट। अब देखिए क्योंकि राज्यों ने मना कर दिया था कि हम इस पे जो है वो नहीं लगाएंगे, क्या, वैट प्रिंसिपल, जो स्टेट एक्साइज ड्यूटी है, क्योंकि जो सेंट्रल में जो एक्साइज ड्यूटी थी वहाँ पे तो वैट लगा दिया गया था, लेकिन जो स्टेट एक्साइज ड्यूटी जो शराब पे लगती थी उसमें तो वैट नहीं लगा था। तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पे जो टैक्सेस होते हैं वो उनका बेनिफिट यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं करती है, मतलब यहाँ पे इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है इनको। तो इससे क्या होता है, इसी की वजह से शराब जो होती है वो महंगी हो जाती है स्टेट्स में, क्योंकि यहाँ पे जो टैक्स बेनिफिट है वो यहाँ नहीं मिलता है। और ये वाली चीज़ तो अभी भी जीएसटी में सॉल्व नहीं करी गई है, क्योंकि जीएसटी में शराब आई नहीं है। फिर ये पांचवी जो प्रॉब्लम हुआ करती थी वो हुआ करती थी हमारे यहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके जो टैक्सेस हुआ करते थे वो अलग अलग हुआ करते थे। देखिए ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हुआ करते थे जिनको ये समझ में नहीं आता था कि वो गुड्स है या सर्विस है, जैसे कि सॉफ्टवेयर। और फिर कंपनीज क्या करती थी, अगर गुड्स में टैक्स कम होता था तो गुड्स में अपने आप को डिक्लेयर कर लेती थी, और अगर सर्विसेज में कम होता था टैक्स तो फिर सर्विसेज में कर लेती थी। लेकिन 2017 के बाद जब जीएसटी आ गया तो उसने क्या किया, गुड्स का भी टैक्स एक कर दिया और सर्विसेज का भी। तो अब वो झंझट ही नहीं रहा कि कौन सर्विस है या फिर कौन गुड्स है। तो जो इन सारी प्रॉब्लम्स को जब दूर करने की बात आई तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसीलिए जीएसटी लाई हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट। उसने क्या किया, इन सारी प्रॉब्लम्स को क्या कर दिया, दूर कर दिया। अब क्या है, वैट रेट्स क्या है वो सेम है, एंटी टैक्स अब लगता नहीं है। तो जो गुड्स का जो मूवमेंट है थ्रू आउट द कंट्री वो क्या हो गया है, अब स्मूथ हो गया है, मतलब अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई एंटी टैक्स नहीं लगता है, कोई वहाँ पे लाइनें नहीं लगती है। फिर जो सैनवैट और वैट में जो कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा था वो भी अब खत्म हो गया है। फिर जो गुड्स और सर्विसेज के टैक्स में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो भी दूर। तो चलिए एक बार हम ब्रीफ में ये भी समझ लेते हैं कि जीएसटी में कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए जीएसटी जो है वो 4 टाइप्स के होता है। कौन कौन से, पहला होता है सीजीएसटी, दूसरा होता है एसजीएसटी, तीसरा होता है आईजीएसटी और चौथा होता है यूजीएसटी। तो देखिए किसी भी ट्रांजैक्शन में टैक्स का वो पार्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है उसे हम कहते हैं सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी। फिर टैक्स का वो पार्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है उसे हम कहते हैं एसजीएसटी। फिर जो ट्रांजैक्शन में टैक्स का वो पार्ट जो किसी यूनियन टेरिटरी में जाएगा उसे हम कह देंगे यूटीजीएसटी। और जो ये आईजीएसटी होता है इसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट जीएसटी, यानी जब कभी कोई इंटर स्टेट ट्रेड होगी तो वहां पे क्या लगेगा, आईजीएसटी। जैसे कोई स्टेट है जैसे यूपी, तो मान लेते हैं यूपी में कोई चीज़ प्रोड्यूस हुई और फिर अगर यूपी में ही कंज्यूम हो गई तो वहाँ पे कौन कौन से टैक्सेस लगेंगे, तो वहाँ पे लगेगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। जैसे कि आप इस बिल में भी देख रहे होंगे, तो ये इसमें क्या लग रहा है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और हम लोग जो कस्टमर होते हैं उनमें जो मैक्सिमम जो बिल्स हमको मिलते हैं उसमें क्या होता है, सेम स्टेट में बनते हैं और सेम स्टेट में क्या हो जाता है, कंज्यूम। तो वहाँ पे क्या लिखा रहता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि जितना सीजीएसटी होगा उतना ही क्या होगा, एसजीएसटी भी। अब मान लेते हैं कोई चीज़ कहाँ बनी, जैसे दिल्ली है, अगर कोई चीज़ दिल्ली में बनी और दिल्ली में ही कंज्यूम हो गई तो वहाँ पे कौन सा टैक्स लगेगा, भाई सीजीएसटी। सेंट्रल तो हर जगह है तो यहाँ पे क्या लगेगा, सीजीएसटी। और दूसरा कौन सा टैक्स लगेगा, क्योंकि दिल्ली क्या है, एक यूटी, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लस यूटी जीएसटी। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो आईजीएसटी होता है वो कैसे वर्क करता है। तो इसके लिए मान लेते हैं जैसे एक है स्टेट गुजरात,
और एक है यूपी। तो अगर कोई चीज़ यहाँ उसका प्रोडक्शन हुआ और वो फाइनली कहाँ बेची गई, यूपी में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटर स्टेट क्या हो रहा है, ट्रेडिंग हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा टैक्स लगेगा, ना CGST लगेगा और ना SGST। यहाँ पे कौन सा लगेगा, सिर्फ IGST। अब IGST के भी दो पार्ट हो गए, क्योंकि देखिए सेंट्रल तो हर जगह है भाई, वो तो सेंटर के अंदर ही आता है, गुजरात भी और यूपी भी। तो यहाँ पे जो CGST है, जो सेंट्रल है, उसको तो कुछ पार्ट मिलेगा ही, लेकिन जो यहाँ पे जो बाकी पार्ट है जो स्टेट्स को मिलना है, अब वो कौन से स्टेट को मिलेगा, दोनों को मिलेगा या फिर एक को मिलेगा। और एक को मिलेगा तो किसे मिलेगा, गुजरात को या फिर यूपी को। तो देखिए जैसे मैंने पहले बताया था कि GST क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो इसका मतलब चीज़ें फाइनली कहाँ पे कंज्यूम हुई हैं, यूपी में। तो जो स्टेट को जो पार्ट मिलना था टैक्स का, वो सारा का सारा पार्ट कहाँ चला जाएगा, यूपी को। तो देखिए इससे क्या यूपी क्या एडवांटेज हुई कि जो स्टेट जो पहले गरीब थे, जहाँ पे प्रोडक्शन कम होता था और कंजम्पशन ज़्यादा होता था, अब क्या होगा, उनको ज़्यादा टैक्स मिलेगा। और जो प्रोड्यूसर स्टेट है, उनको क्या फ़ायदा है कि वहाँ पे देखिए, वहाँ पे जो है फैक्ट्रियाँ लग रही, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, रोज़गार पैदा हो रहे हैं। तो दोनों के लिए क्या है, विन विन सिचुएशन। तो ये हो गया IGST। अब देखिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, नहीं तो मैं आपको अभी यहाँ पे ये भी दिखाता कि कैसे कैसे जो GST जो सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है और कैसे वहाँ पे जो टैक्स बेनिफिट्स होते हैं वो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। अगर आपको मन हुआ तो फिर मैं कभी किसी दिन और वीडियो बना दूंगा। अब हम ये देख लेते हैं कि जो GST की जो पिछले 5 साल में अचीवमेंट रही वो कैसी रही हैं। जैसे टैक्स बेस जो है वो पहले से डबल हो गया है, अब पूरे कंट्री में क्या आ गई है, यूनिफॉर्मिटी आ गई टैक्स में। दूसरा जो अब रजिस्ट्रेशन क्या होता है, वो ऑनलाइन होते हैं, तो बहुत सिंपल हो गया है। और जो रिफंड्स होते हैं वो भी क्या होने लग गए, अब फास्टर होने लग गए हैं। फिर जो हमारे प्राइसेस थे वो कम हुए, क्योंकि बहुत सारी जो कैस्केडिंग बची हुई थी वो भी अब ख़त्म हो गई। और जो एक हाउस होल्ड की जो सेविंग्स थी वो भी अब इंक्रीज़ हो रही हैं। फिर जो गुड्स का जो अब मूवमेंट है थ्रू आउट द कंट्री, वो क्या हो रहा है, फास्टर हो रहा है जब से GST आई है। फिर जो एवरेज कलेक्शन है पिछले 5 साल में, अब उसमें भी क्या हो रहा है, इम्प्रूवमेंट आ रहा है। बीच में जो 20 और 21 के जो फाइनेंशियल ईयर था, उसमें जो GST कलेक्शंस में कमी आई थी, क्योंकि उस साल क्या हो गया था, लॉकडाउन हो गया था। लेकिन अब 22 to 23 के जो फर्स्ट 2-3 मंथ गए हैं, उसमें एवरेज कलेक्शन कितना आ रहा है, 1.55 लाख करोड़ का। और अप्रैल 2022 में तो क्या हुआ है, आज तक का हाईएस्ट एवर GST कलेक्शन हुआ है 1.6 लाख करोड़ का। अब जाने से पहले हम एक और कंट्रोवर्सी जो अभी चल रही है उसको भी देख लेते हैं कि अभी कुछ ही दिनों पहले GST काउंसिल की एक मीटिंग हुई थी, और उसमें क्या हुआ था, बहुत सारी चीज़ों पे क्या हुआ था कि GST प्राइसेस जो है वो हाइक किए गए थे। लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनी वो थी कि आपने अब आटे पे भी GST लगा दिया, गेहूँ पे भी लगा दिया और चावलों पे भी लगा दिया। लेकिन असल में हुआ क्या था कि जो प्री पैकेज्ड आटा आएगा या फिर गेहूँ आएगा या फिर चावल आएगा 25 kg तक, उसी पे सिर्फ GST लगेगा, और जो खुले में मिलेगा उस पर नहीं लगेगा। अब लेकिन लोगों का ये कहना है कि जो पैकेज्ड वाला है उस पर भी क्यों लगा रहे हैं। तो देखिए, अगर कोई पैकेज्ड फूड आपको मिल रहा है तो उसके जो पैकेजिंग हो रही है उसमें भी लोग लगे हुए हैं। अब जैसे शक्ति भोग आटा है तो उसमें क्या होता है, पैकेजिंग वाले भी जो उसका खर्चा होता है वो भी लगता है, प्लस वो कुछ ऐड करवा रहे होंगे किसी बड़े स्टार से, उसको जो पैसा लगता है वो भी। तो देखिए, वो जो टैक्स बढ़ाते हैं रेट, वो इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ है, उन्होंने बहुत अलग अलग लोगों से क्या ली हुई है, सेवाएं ली हुई हैं। तो अब वही बात है कि अगर हर चीज़ फ्री में हो जाएगी तो फिर नुकसान होगा। और देखिए, ये कोई ऐसा पहले नहीं है कि इन चीज़ों पे प्राइसेस अभी लग रहे हों। जब GST आने से पहले, अभी मैं एक चार्ट दिखाऊंगा कि जो प्री GST था और GST के बाद जो टैक्सेस में जो सारे आइटम्स थे उन पे जो डिफरेंस है वो क्या है। अब आप खुद देख लीजिए कि जो प्री GST था उसमें वीट और जो आटा हुआ करता था उस पर भी टैक्स पहले लगा करता था, जब GST आया तो फिर नहीं था। फिर अब जब सारे स्टेट्स ने जो है वो GST काउंसिल में जाके मांग की कि भाई जो पैकेज्ड फूड है और जो आटा वगैरह है उन पे जो है वो 5% GST लिए जाए। तो ये कोई अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट का फैसला नहीं था, ये किसका था, सबका था। तो लेकिन उसको लेके भी कंट्रोवर्सीज की जाती हैं और ये बताया जाता है कि GST आया है तो फिर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आज मैंने आई होप GST को लेके जो आपके बहुत सारे डाउट हो गए वो क्लियर किए होंगे। हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट क्या करें, टॉपिक ये ऐसा है। तो चलिए फ्रेंड्स,
थैंक यू।